हाँ, तो बेटा लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे एंड 2 दिन के बाद हमारा क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस वजह से हमारे जो ऑनलाइन वीडियोस है वो भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, बट चलो आज से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना, उसमें टॉपिक क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक आई थिंक सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है ना, उसके क्रिस्टल का, ठीक है ना, फार्मूला किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है ना, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा कि आपका किसी भी क्रिस्टल में क्या होते हैं, एक डेफिनेट नंबर ऑफ परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, मतलब एक परमाणु होते हैं जिसको रैंक ऑफ क्रिस्टल कहते हैं, है ना। पढ़ा था ना 3 तरीके का घन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एक घन था सिंपल घन, मतलब सिंपल क्यूब, जिसको आद्य घन या प्राचीन घन के रूप में देख रहे थे। तो आद्य घन या प्राचीन घन के रूप में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें क्या था, आपका जो रैंक ऑफ क्रिस्टल था 1 था। इसका मतलब पूरे इंटायर इकाई कोश के भीतर सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु उपस्थित थे। बाकी जो परमाणु था वो क्या था, बाहर थे। 7/8 पार्ट तो बाहर था ना। इसका मतलब 8 परमाणु में से सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु का यूनिट सेल होता है। तो बाकी 7 परमाणु क्या थे, 7 अलग अलग यूनिट सेल का क्या कर रहे होंगे, निर्माण कर रहे होंगे। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा था आपका क्या, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल था, मतलब जिसको हम लोग फलक केंद्रित इकाई कोश कर रहे थे। और फलक केंद्रित इकाई कोश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें 4 परमाणु थे, एक इकाई कोश के भीतर 4 परमाणु थे। ठीक है। और दूसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा, जो तीसरा इकाई कोश था वो था क्या, पिंड केंद्रित, जिसको कि BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कह रहे थे। उसमें 2 परमाणु थे, है ना। 1/8 × 8 पार्ट कहाँ पे, शीर्ष पे, और 1 कंप्लीट एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो पिंड के केंद्र पर उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या, कि कुल मिलाकर के 2 एटम है। तो बेटा एक परमाणु है जिसमें एक एटम है, सॉरी एक इकाई कोश है जिसमें एक परमाणु है, आद्य घन, है ना। एक इकाई कोश है जिसमें 4 परमाणु है, फलक केंद्रित इकाई कोश। और एक इकाई कोश है जिसमें 2 परमाणु, पिंड केंद्रित। तो क्या सबका घन तो एक जैसा है, नहीं ना, सब में अलग अलग परमाणु उपस्थित है। तो जो अगला टॉपिक है हमें पढ़ना, वो पढ़ना है डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। क्या पढ़ना है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। इसका मतलब बोलते हैं क्या इसको, क्रिस्टल का घनत्व। क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टल का घनत्व। अच्छा, घनत्व की अगर बात करते हैं तो किसी भी सिस्टम का घनत्व आपने पढ़ा हो कि अलग अलग प्रकार का घनत्व होता है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं क्या, कि ये एक कमरा है, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होते जाए तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या, कि क्लासरूम में डेंसिटी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जब क्लासरूम में डेंसिटी की बात करेंगे तो किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट पर एरिया, मतलब यहाँ पर क्या है। और अगर मान के चलो कि बाढ़ में धीरे धीरे बहुत सारे लोग बाहर से आते रहें, तो तुम कहोगे बाढ़ का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। और दूसरे टर्म में अगर मान लो उसको तुम देखना चाहोगे तो क्या कहोगे, बाढ़ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहने का मतलब क्या हो गया, कि बाढ़ में जितना आबादी है उसको बाढ़ के क्षेत्रफल से डिवाइड कर, है ना। तो घनत्व जो है, डेंसिटी जो है ना, वो अलग अलग प्रकार का होता है। हमको क्रिस्टल में डेंसिटी का क्या मतलब समझना। देखिए क्रिस्टल में डेंसिटी का क्या मतलब समझ, टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, इकाई कोश के घनत्व, इकाई कोश के घनत्व। अच्छा अब समझिए बेटा, मैं बात कर रहा था क्या, कि 3 प्रकार का इकाई कोश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक जो इकाई कोश था वो था सामान्य घन। और सामान्य घन की कंडीशंस में आपने पढ़ा कि कुछ परमाणु का भाग यहाँ पर है, कुछ परमाणु का भाग यहाँ पर है, कुछ परमाणु का भाग यहाँ पर है, 8 कॉर्नर है। तो 8 प्रकार का भाग हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये जो भाग है, ये भाग भरा हुआ भाग था, बाकी भाग क्या था, खाली था, है ना। ये वाला भाग जो है वो सब क्या था, भरा हुआ भाग। बाकी कैसा पार्ट था, खाली पार्ट था। तो इस घन के बारे में बात करूं तो 2 चीज़ मुझे पता चल रहा है। एक जो पता चल रहा है मुझे घन का द्रव्यमान, और एक चीज़ जो मुझे पता चल रहा है वो है घन का आयतन। 2 चीज़ तो कम से कम पता है ना मुझे, कि घन के द्रव्यमान कितने और घन का आयतन कितना है। अच्छा, घन का द्रव्यमान की बात अगर कर लेते हैं तो आप पढ़ सकते हैं क्या, कि घन का द्रव्यमान एग्जैक्टली क्या है। देखो ये जो घन है वो बना हुआ किसका हो सकता है, या तो परमाणु का, या तो अणु का, या तो आयन का। तो परमाणु का जो द्रव्यमान वो घन का द्रव्यमान,
अणु का जो द्रव्यमान वो घन का द्रव्यमान, आयन का जो द्रव्यमान होगा वो भी किसका द्रव्यमान होगा, घन का द्रव्यमान होगा। तो अगर मैं घन के द्रव्यमान की बात करूं तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं परमाणु संख्या गुना, ये परमाणु संख्या क्या है, रैंक ऑफ क्रिस्टल। ये परमाणु संख्या कैसा है, तो रैंक ऑफ क्रिस्टल, मतलब एक घन के भीतर कितना परमाणु है उसी को रैंक ऑफ क्रिस्टल कहते हैं, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान, गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, ये दो चीज़ मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो मुझे पता है, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, जिसको भुजा क्यूब कहते हैं ना, भुजा क्यूब। तो मुझे घन का द्रव्यमान भी पता है, घन का आयतन भी पता है, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घनत्व। मतलब द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इकाई कोष के घनत्व के बारे में बात अगर करेंगे तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी इकाई कोष में, किसी इकाई कोष में, ठीक है ना, उपस्थित, किसी इकाई कोष में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान। जब मैंने ऐसा कुछ बोल दिया ना कि इकाई कोष में उपस्थित, तो क्या उपस्थित है उसके भीतर, परमाणु, अणु या आयन, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, किसी इकाई कोष में उपस्थित परमाणु, अणु अथवा आयन का द्रव्यमान एवं घन के आयतन का अनुपात, एवं घन के आयतन का अनुपात, ठीक है ना, इकाई कोष का घनत्व कहलाता है, इकाई कोष का घनत्व कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी का सबसे पहला अक्षर डी है, इसलिए घनत्व का निरूपण किसके द्वारा करते हैं, डी के द्वारा। घनत्व का निरूपण डी, या कुछ ऑथर रो भी लगा देते हैं, डी या रो, या तो डी लिख सकते हो या तो रो का मतलब या डी का मतलब घनत्व होता है। ठीक है ना, तो घनत्व का निरूपण डी या रो के द्वारा करते हैं। ठीक है ना। अब मुझे अगर इसी को फॉर्मूला सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो तो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में क्या है, आयतन। ठीक है ना, घनत्व इक्वल टू क्या है, द्रव्यमान बटा क्या, आयतन। अच्छा, तो घनत्व के लिए डी लिख सकते हैं, द्रव्यमान के लिए मुझे पता करना, देखो रैंक ऑफ क्रिस्टल, तो रैंक ऑफ क्रिस्टल को जेड लिखते हैं, रैंक ऑफ क्रिस्टल को क्या लिखते हैं, जेड। तो जेड लिख सकते हैं यहाँ पे, गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान अगर हमको पता है, आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ना था, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कहने का मतलब होता है क्या, कि कोई भी परमाणु है, कोई भी अणु है या कोई भी आयन है, उसके एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान का निरूपण m के द्वारा करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान कहने का मतलब क्या होता है, एक मोल परमाणु, अणु या आयन के द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। और ये द्रव्यमान निकालना किस में, ग्राम में। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। तो मैंने बोला क्या, अगर मान लो कि एक मोल का द्रव्यमान m है, एक मोल का द्रव्यमान कितना है, m है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो m डिवाइडेड बाय एक मोल, है ना। और एक मोल में हमेशा किसी भी परमाणु की बात कर लें तो उसकी संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। किसके संख्या के बराबर होता है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या, अर्थात एक परमाणु का द्रव्यमान अगर मुझे निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ मोलर द्रव्यमान। क्या लिख सकता हूँ, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय क्या, संख्या। तो मोलर द्रव्यमान के लिए m का प्रयोग करते हैं और संख्या के लिए एवोगाड्रोस नंबर का Na लिखते हैं। तो मुझे यहाँ से फॉर्मूला मिल रहा है, एक Z हो गया, एक M हो गया, एक Na हो गया। तो द्रव्यमान की जगह पर क्या आ जाएगा, Z गुना M बाय Na। तो यहाँ से अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान इसका तो क्या आ गया, रैंक ऑफ क्रिस्टल गुना M बाय Na डिवाइडेड बाय आयतन। आयतन क्या होता है, A क्यूब। इसलिए D इज इक्वल टू, इसी को अरेंज करेंगे तो Z गुना M बाय क्या आ जाएगा,
ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये चीज़ होता है, ये कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। जब जहाँ पता होना चाहिए डी का मतलब क्या है, घनत्व है, जेड का मतलब ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या है, रैंक ऑफ क्रिस्टल है ना, एम का मतलब मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ए का मतलब क्या, भुजा की लंबाई, ठीक है ना, और एन ए कहने का मतलब कौन सी संख्या, एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या जो होता है ना, इसका वैल्यू होता है कितना होता है, 6.022 गुना 10 के पावर 23, ठीक है ना। वो एक मोल में उतने परमाणु अणु होते हैं, है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। ठीक है बेटा, तो देखो एक बार फिर से हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर 11th नहीं पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा वो बात, है ना। जैसे देखो ध्यान दो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है, डेंसिटी इक्वल टू जेड गुना एम बाय, ठीक है ना, ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो असली जो मुद्दा समझना है ना हमको, ठीक है, वो क्या समझना, देखो हमने बोला कि घन का द्रव्यमान पता करना है आपको। क्या पता करना है, घन का द्रव्यमान, हाँ, कि कौन सा घन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो मान के चलो, क्या मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसा एज्यूम कर लो कि सिर्फ मैंने सोडियम परमाणु लिया है और सोडियम परमाणु के द्वारा मैं एक घन जो है वो कुछ इस प्रकार बना रहा हूँ। सोडियम परमाणु है और सोडियम परमाणु में प्रत्येक सोडियम परमाणु को घन के शीर्ष पर रखा, तो ये एक अरेंजमेंट हुआ, एक व्यवस्था हुआ। दूसरा मैं बोलूँ क्या, कि परमाणु को मैं प्रत्येक शीर्ष के साथ साथ, प्रत्येक शीर्ष के साथ साथ, मतलब शीर्ष पे तो रखा ही रखा है ना, शीर्ष पे तो मैंने रखा ही परमाणु को, लेकिन प्रत्येक शीर्ष के साथ साथ मैं परमाणु को फलक केंद्र पर भी सजा रहा हूं, मैं परमाणु को फलक केंद्र पर भी सजा रहा हूं। तो क्या दोनों में परमाणु की संख्या एक समान है कि अलग अलग, अलग अलग होगा। इसमें देखिए 8 परमाणु है, इसमें 14 परमाणु है, तो इसमें इस घन में 8 परमाणु का द्रव्यमान हो सकता है अधिक से अधिक, इसमें 14 परमाणु का द्रव्यमान हो सकता है अधिक से अधिक। और एक व्यवस्था पर और मैं काम करूं, है ना, एक व्यवस्था पर और मैं काम करूं कि यदि परमाणु को मैं प्रत्येक शीर्ष पर तो व्यवस्थित कर ही रहा हूं, लेकिन एक कहां पर व्यवस्थित कर रहा हूं, पिंड के केंद्र पर। तो 3 अलग अलग व्यवस्था है और इन तीनों अलग अलग व्यवस्था में परमाणु की संख्या अलग अलग है। तो परमाणु की संख्या इसमें जब निकाल रहे थे तो z इक्वल टू कितना था, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। तो सिर्फ और सिर्फ इस घन के भीतर एक परमाणु होगा। इस व्यवस्था पर जब मैं काम कर रहा था तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 क्या था ना, तो 1 + 3 इक्वल टू 4, अर्थात इसके भीतर कुल 4 परमाणु हैं। और अगर मैं इस व्यवस्था पर काम करूं तो z इक्वल टू 1/8 गुना 8 प्लस 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2। इसका मैं बोल सकता हूं क्या कि इसमें सोडियम के एक परमाणु है, सोडियम का एक परमाणु है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं सोडियम के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु, तो सोडियम का 4 परमाणु है। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम का कितना परमाणु है, 2, तो सोडियम का 2 परमाणु। समझ में आया। इसका मतलब इस घन का द्रव्यमान सोडियम के कितने परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, सिर्फ 1 परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। समझ में ना, इस घन का द्रव्यमान कितने सोडियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा, 4 सोडियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। इस घन का द्रव्यमान कितने सोडियम परमाणु के बराबर होगा, 2 सोडियम परमाणु के बराबर होगा। तो मैं यही कह रहा था ना कि घन का द्रव्यमान मुझे चाहिए, तो घन का द्रव्यमान इज इक्वल टू, ये जो निकला मुझे 1 वो z है, ये जो निकला 4 वो z है, ये जो निकला 2 ये वो क्या है, z है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ घन का द्रव्यमान इक्वल टू z गुना, अब यहाँ पर z 1 है तो मैं कह रहा हूँ 1 परमाणु का द्रव्यमान है, और यहाँ पर z क्या है, 4 है,
तो मैं लिख रहा हूँ 4 परमाणु का द्रव्यमान है, अर्थात J4 यानी 4 इंटू 1 परमाणु का द्रव्यमान कर सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है Z इंटू कितने परमाणु का द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान। तो यही तो समझना है कि आखिर मैं ये 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालूंगा कैसे, है ना। 1 परमाणु का द्रव्यमान निकालूंगा कैसे, उसके लिए मुझे क्या समझना है, उसके लिए मोल समझना है। तो समझिए मोल क्या कहता है। देखिए मोल क्या कहता है, मोल कहता है क्या, ठीक है ना, 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अणु अथवा आयन के समूह को ठीक है ना 1 मोल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहा है, देखो परिभाषा ये है कि 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अणु अथवा आयन के समूह को 1 मोल कहते हैं। मतलब अगर मुझे 1 मोल परमाणु, 1 मोल अणु या 1 मोल आयन चाहिए तो मुझे ये संख्या देखना पड़ेगा कि कम से कम उतना संख्या पर होना चाहिए। समझ में आया। दूसरा चीज़ समझिएगा, एक शब्द और सीखिए यहाँ पर उस शब्द को कहते हैं मोलर द्रव्यमान। तो हम क्या कहते हैं बेटा, 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अणु अथवा आयन के द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त करते हैं, जब ग्राम में व्यक्त करते हैं तब उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना। क्या कर रहा है देखिए यहाँ पर कि 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु अणु अथवा आयन के द्रव्यमान को जब किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ग्राम के द्वारा व्यक्त करते हैं। समझ में आया ना, तब उसे क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो समझिएगा, समझने के लिए यहाँ पर देखिए, सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम का 1 परमाणु का द्रव्यमान मुझे चाहिए, तो क्या मैं मोलर द्रव्यमान, या उसको ऐसे नहीं चलता हूँ मैं, इसको और आसानी मेथड से समझाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। इसका मतलब समझिए क्या, मैंने बोला इस नंबर के लिए मैं एक सिंबल दे देता हूँ Na और मोलर द्रव्यमान के लिए एक सिंबल देता हूँ M। तो मैं अगर यूनिटरी मेथड से देखूँ तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि Na संख्या के लिए, Na संख्या के लिए द्रव्यमान m ग्राम है, इसलिए संख्या पर कितना चाहिए मुझे, 1 ना, इसलिए एक संख्या के लिए द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/एवोगाड्रोस नंबर। आया समझ में, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताइए तो। ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, क्या है इसमें, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए फिर से सुनिए क्या कर रहा है, ऐसा ध्यान समझिए। आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, क्या बोले, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, वो परमाणु संख्या है 11 है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है 23। अच्छा, अब उसके साथ इकाई क्या लगाते हैं, 23 ग्राम लगाते हैं कि 23 AMU लगाते हैं, ग्राम तब लगाते हैं जब परमाणु, जब सोडियम का क्या पूछा जाता है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि सोडियम का, देखिए यही तो साइंस है, साइंस में टेक्निकल शब्द होता है और उस टेक्निकल शब्द का मतलब नहीं पता होता है हमको, हम कुछ भी बस बोल देते हैं। मैंने पूछा आपसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, मैंने अगर ये पूछा होता आपसे कि सोडियम परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो आप लिखिएगा 23 ग्राम प्रति मोल, मतलब 1 मोल का द्रव्यमान कितना ग्राम, 23 ग्राम। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो सिर्फ एक सोडियम के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक सोडियम का द्रव्यमान होता है 23 AMU। कौन सा AMU, 23 AMU। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि मतलब एक सोडियम का द्रव्यमान देखिए क्या है, कितना है
23 AMU। लेकिन मोलर हाँ समझाता हूँ, लेकिन मोलर द्रव्यमान को मुझे किस में व्यक्त करना है? लेकिन ये ग्राम में तो है नहीं ना, ये भी एक दूसरी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है AMU, है ना। अच्छा, AMU को ग्राम में बदलने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है, 1 AMU इक्वल टू 1.60, ठीक है, 244 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। मतलब AMU स्केल ग्राम स्केल से इतना छोटा, कितना छोटा है? 10 के पावर -24 टाइम छोटा है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये इतना छोटा है तो एक सोडियम का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? इतना गुना इतना, तो लिख सकते हैं ना 23 गुना 1.6022 गुना 10 के पावर 244 लिख दिया। अच्छा चलो 2 तक ही रखो, 2 तक ही रखो, गुना 10 के पावर -24 होगा ग्राम में। अच्छा, अब मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एक परमाणु का नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तो मुझे इसी नंबर में इससे गुना करना पड़ेगा, हैं? मैं आपसे, ये कितने परमाणु का द्रव्यमान है? एक परमाणु का। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे एक मोल परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, तो एक मोल में संख्या कितना है? यही संख्या है ना। तो मुझे इतने परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में चाहिए ना, तो मुझे इस संख्या से इसमें गुना करना पड़ेगा। आए समझ में, है ना। जैसे एक संतरे का दाम 5 रुपये, तो 100 संतरे का दाम कैसे निकालते हो? 5 गुना 100, सिंपल मेथड है ना, मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो यानी यहाँ पर मैं लिखूँ एक मोल का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा? 23 गुना 1.6022 गुना 10 के पावर -24 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नंबर होता है, और जब दो रेसिप्रोकल नंबर को एक दूसरे से गुना कीजिएगा ना, तो उसका मल्टीपल हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो ये नंबर गुना ये नंबर 1 ग्राम आया, तो 23 गुना 1 कौन नंबर है सर? रेसिप्रोकल नंबर, मतलब 1। पहचाने कैसे? हाँ, इसके लिए तो याद रख लो, पहचानना क्या है इसमें, इसको बार बार रिपीट थोड़े करना है आपको। आपको तो बस लॉजिक समझना है। पहचानेंगे कैसे? उसके लिए फिर स्पेस चाहिए मुझे। क्या ये स्पेस है यहाँ पे? देखिए पहचानिए, कैसे पहचानिएगा। 1/6.022 गुना 10 के पावर 23 है, ठीक है ना। आप समझिएगा। तो इस डेसिमल को हटाएं, 1 2 3 0 ऊपर कर दें। अभी भी ऊपर 1000 है, नीचे 6000 है। इस 10 के पावर को ऊपर कीजिए, 1000/6022 गुना 10 के पावर -23 होगा। अभी भी ऊपर 1000 है, नीचे 6000 है, यानी अभी भी नीचे ज़्यादा बड़ा है, ऊपर छोटा है ना। तो 1 0 अगर मैं इधर बढ़ाऊँ यहाँ से, तो ये -24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6022 गुना 10 के पावर -24 हुआ। अच्छा देखो तो 6 एकम 6, ठीक है ना। अच्छा 6 एकम 6 मतलब 10 - 6 4 40, 6 छक तो 1.6 है, देखो गुना 10 के पावर -24 का। आए समझ में, है ना। तो दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल नंबर है, और दो रेसिप्रोकल नंबर को गुना कीजिएगा ना तो 1 प्रोड्यूस होता है। तो 23 गुना 1 कितना ग्राम? 23 ग्राम ना। कोई डाउट तो नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला, देखो कि एक मोल का द्रव्यमान 23 ग्राम है, तो एक का द्रव्यमान कितना? 23 बटा ये संख्या, है ना। जैसे मैं कहूँ क्या, 1 दर्जन केला 24 रुपये का है, तो एक केले का कीमत कितना? 24 डिवाइडेड बाई 12, डिवीजन ही करते हो ना। तो वही कर रहा हूँ कि मोलर द्रव्यमान के लिए ये संख्या है, और हमेशा ये याद रखना कि ये उतना संख्या रहेगा ही रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। क्या चाहिए बेटा? वहाँ पर नहीं समझे। कहाँ पे? ये अभी बोले ना मोलर द्रव्यमान, ये हाँ। अरे ये तो सूत्र है, परिभाषा है, ये परिभाषा समझ रहे हैं। तो हाँ। अभी बोले कि एक ग्राम के निकालने के लिए उसे डिवाइड करना पड़ेगा। एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ। वो नहीं समझा? नहीं सर। अच्छा पहले यहाँ तक नोट करो, स्पेस चाहिए मुझे उसके लिए। तुम लोग 11th पढ़ा काहे नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है। देखो सुनो बेटा, सुनो, देखो
अभी भी 2 चीज़ और समझ लीजिएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए पहला चीज मैं यहाँ पर 2 बात लिखता हूँ, 2 बात आपसे पूछ रहा हूँ। सोडियम के 1 मोल परमाणु की संख्या, एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा सोडियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। 2 चीज़ समझना है ना आपको। देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम के 1 मोल परमाणु की संख्या कितना है? फिर से बोलो, फिर से पढ़ो। सोडियम के 1 मोल परमाणु की संख्या कितना है? सोडियम के 1 मोल परमाणु की संख्या 1 मोल, हाँ 6.022 गुना 10 के पावर 23 होगा, है ना। और यहाँ पर क्या देखिए, सोडियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसमें 11 क्यों करेंगे? परमाणु संख्या थोड़ा पूछ रहे हैं, परमाणु की संख्या पूछ रहे हैं। मैंने फिर से बोला आपको कि देखो टेक्निकल शब्द होता है साइंस, परमाणु संख्या पूछेंगे तब 11 है। अब परमाणु की संख्या पूछ रहे हैं तो नंबर पूछ रहे हैं ना तुमसे कि 1 परमाणु है कि 2 परमाणु है कि 3 परमाणु है, उसमें ये थोड़ा पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन संख्या कितना, प्रोटॉन संख्या कितना, नहीं ना। तो समझिएगा, सोडियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, कितने मोल परमाणु का द्रव्यमान? 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू मोल की संख्या गुना 1 परमाणु का द्रव्यमान, यही है ना। तो मोल की संख्या देखो कितना है, 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुणे 1 परमाणु का द्रव्यमान देखो ये था 23 AMU, है ना। अब देखिए 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 23 गुना 1 AMU, अच्छा 1 AMU इक्वल टू ये है, शॉर्ट इज इक्वल टू 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 1 AMU की जगह पर 1.6 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। अब मैंने अभी आपको यही समझाना कि ये संख्या और ये संख्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक ही अभी सिखाया भी ना। और रेसिप्रोकल संख्या का मल्टीपल हमेशा कितना होगा? 1 होगा। यानी ये दोनों प्रोड्यूस किया कितना ग्राम? 1 ग्राम। तो 23 गुना 1 कितना ग्राम? 23 ग्राम। यानी अगर ये क्वेश्चन है तो सोडियम के मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना ग्राम? 23 ग्राम। अब समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब हमेशा 2 चीज़ याद रखिए, 2 चीज़ याद रखिए इसका मतलब, है ना। क्या 2 चीज़ याद रखिए? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोडियम और मैं लिख रहा हूँ 2 संख्या 23 AMU और 23 ग्राम। तो सबसे बड़ा अंतर है यूनिट का, ये किस यूनिट में है? AMU में। ये किस यूनिट में है? ग्राम में। और दूसरा अंतर जो है वो है नंबर का। नंबर मतलब संख्या का, ये एक संख्या को निरूपित करता है और ये 6.022 गुना 10 के पावर 23 संख्या को निरूपित करता है। एटॉमिक मास यूनिट, है ना। परमाणविक द्रव्यमान कहलाता है वो। समझ में आया ना? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना। तो अब यूनिटरी मेथड से ये संख्या मतलब इतना द्रव्यमान, तो चूंकि ऐसा लिखे क्या, चूंकि 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम है, इसलिए 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 23। आ गया ना आप समझ में? 23 ग्राम बटा 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब मैं बोला कि इसी का सूत्र मुझे बना देना है। तो ये मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान के लिए m लिखते हैं और ये एवोगाड्रो संख्या है, एवोगाड्रो संख्या के लिए Na लिखते हैं। यही आ गया कितने परमाणु का द्रव्यमान। अब तो कोई डाउट नहीं है ना? 11th में पढ़े होते तो कोई दिक्कत नहीं था, मुझे पूरा 11th पढ़ाना पड़ गया। समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर है ना? यहीं से डेंसिटी का फॉर्मूला निकल जाता है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? D इक्वल टू Z गुना M/AQ इंटू NA। ये कैसे आया? यहाँ से समझ में आ गया। Z क्या था वो डायग्राम से समझ में आ गया होगा, 1 2 4, और A क्या होता है? साइड होता है, भुजा का लंबाई। समझ में आ गया ना? कोई कन्फ्यूजन हो रहा है? इतना रिकॉल करके आइएगा, इस पे कल न्यूमेरिकल्स बताएंगे किस तरीके का न्यूमेरिकल्स होता है ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, फिर सी यू टुमारो।